नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएमडी न्यूज के इस खास शो सीधा सवाल में। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे योगी के रिपोर्ट कार्ड की। क्या है रिपोर्ट कार्ड में, क्या कुछ है इसमें, क्यों है योगी जी की उपलब्धियां इतनी खास, आज बात करेंगे इसी। मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। 5 साल पहले जब यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुछ संकल्प लिए थे, उन संकल्प की दिशा में सरकार ने जो किया है उसकी रिपोर्ट देना मेरा कर्तव्य है। 5 साल में से 3 साल तक सरकार ने बेहतर काम कर प्रदेश की छवि को बदलने का काम किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने यूपी में, आपको बता दें, जिस तरीके से काम किया उन्होंने, और एक गीत को लॉन्च किया उप मुख्यमंत्री ने, वो भी बड़ा सुंदर गीत है। योगी ने दिया अपने काम का लेखा जोखा। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई थी। हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोटा राजस्थान में गए थे, लॉकडाउन के दौरान उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, या प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई, यह सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। योगी ने गिनाई अपनी उपलब्धियां। में कोविड सामने आया है, लेकिन उस सब के बावजूद आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के इस यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश ने कुछ मील के पत्थर भी गड़े हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान पर गिनी जाती थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी, और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। योगी ने जीता कोरोना वॉर। जब मैं आप सबके बीच में यहां पर आज अपनी बात को रख रहा हूं, तब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की 18 वर्ष से उम्र के हर व्यक्ति को, जो एलिजिबल था, उस हर एक व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। यानी 100% आच्छादित करने वाला देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य है। डबल डोज लेने वाले 70% से अधिक लोगों ने डबल डोज ले ली है। अगर मैं प्रिकॉशन डोज की बात करूं, जो 60 साल से ऊपर के किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति या हेल्थ वर्कर्स की बात है, तो वह 15,38,992 लोगों ने भी प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। और 15 to 16 जो 17 जो 15 प्लस से जुड़ी 15 से 17 वर्ष के जो यूथ हैं, इसमें भी 1,67,281 यूथ ने फर्स्ट डोज ले ली। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए पार्टी का थीम सॉन्ग यूपी में योगी रिलीज किया।
यूपी सरकार के 5 साल के कामकाज को दिखाती एक फिल्म भी दिखाई गई। 70 साल में जो नहीं हुआ वो करके दिखाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, बीते 5 साल में भाजपा सरकार ने क्या किया है, ये बताना मेरा परम दायित्व है। उन्होंने कहा, बीते 5 साल में यूपी ने कुछ मील के पत्थर भी गड़े हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था 7वें स्थान पर थी और 70 सालों में जो काम नहीं हुआ उसे हमने 5 साल में 2 नंबर पर लाने में सफलता प्राप्त की है। में कोविड सामने आया है, लेकिन उस सब के बावजूद आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के इस यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश ने कुछ मील के पत्थर भी गड़े हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान पर गिनी जाती थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त। अगर योगी जी 70 सालों की बात कर रहे हैं तो उन बाकी 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का क्या जो भारतीय जनता पार्टी से थे? कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को अगर छोड़ दे तो क्या इन सभी कार्यकाल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था सही ढर्रे में नहीं थी? वहीं सीएम योगी ने यूपी के युवाओं और खास करके प्रयागराज के प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों पर भी कुछ बोला। क्या बोला, आइए सुनते हैं। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई थी। हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोटा राजस्थान में गए थे, लॉकडाउन के दौरान उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो या प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई, यह सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। इस दावे के बाद सामने आते हैं वो दृश्य जो प्रयागराज में रेलवे भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर यूपी पुलिस ने मेहरबानी की थी। तो क्या छात्रों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं? वहीं अर्थव्यवस्था और आर्थिक बजट पर बोलते हुए सीएम योगी ने बताया कि यूपी की प्रति व्यक्तिगत आय 45,000 वार्षिक थी, ये बढ़कर अब 94,000 हो गई है। साल 2015 से साल 2018 में वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ था, ये अब 6 लाख करोड़ हो गया है। उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 43,000 से लेकर 46,000 वार्षिक ही बन पाई थी। आज यह वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक है, यह हम लोग 94,000 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक बजट था वह मात्र 2 लाख करोड़ के आसपास था। कोविड-19 के बावजूद ये वार्षिक बजट 6 लाख करोड़ तक पहुंचने में सफल रहा। योगी जी कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में प्रति व्यक्ति की आर्थिक आय प्रति वर्ष 45,000 से बढ़कर 94,000 हो गई है। लेकिन आंकड़ों पर गौर करें, योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में जब प्रदेश की कमान संभाली थी तो उस समय बेरोजगारी दर 2.4% था, जो कि नवंबर 2021 में बढ़कर 4.8% हो गया। ये आंकड़े CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी किए हैं।
यानी योगी जी के दावों पर गौर करें तो उनके कार्यकाल में सब ठीक ठाक ही रहा है। ऐसे में इस चुनावी बयान में इंतजार है तो विपक्ष के कटाक्ष का, जो योगी जी के दावों पर क्या पलटवार करेंगे। पॉलिटिकल डेस्क, जेएमडी न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, योगी का रिपोर्ट कार्ड कैसा लगा आप समझ गए होंगे। उन्होंने जो जो उपलब्धियां अपनी इस रिपोर्ट कार्ड में गिनवाई वो आपने सुनी और समझा होगा। इस चुनावी माहौल में ये रिपोर्ट कार्ड बहुत हद तक बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है आने वाले चुनाव में। और जब फैसले का दिन होगा 10 मार्च, तो शायद बीजेपी इस रिपोर्ट कार्ड की जो टाइमिंग है जब उपलब्धियां गिनाने की, उस पर शायद खुश भी हो ले। साफ तौर पे योगी जी ने कहा कि 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, अब हम दूसरे नंबर पर ले आए हैं देश में जो राज्यों की स्थिति है। उन्होंने साफ कहा 6 लाख करोड़ रुपए हमने खर्च किए, कोरोना काल के बावजूद हमारा बजट रहा। साफ तौर पर उन्होंने कहा 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। और जो पिछली सरकारें थी यानी समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारों का, उनका जिक्र किया। कहा कि जब बसपा की सरकार थी तो 300 के आसपास दंगे हुए थे, और जब समाजवादी पार्टी की 2012 से 2017 के बीच में सरकार थी तब 700 दंगे हुए। यानी कि देखिए किस तरीके से बताया कि 5 साल का उनका क्या अंतर है और 5 साल में हमने क्या उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने कहा 1.5 लाख भर्तियां हमने पुलिस में की हैं। उन्होंने कहा भर्तियां उन्होंने नहीं की 2012 से 17 तक। उन्होंने कहा 5 लाख हमने रोजगार के अवसर दिए, लोगों को रोजगार पैदा किए, यूपी के अंदर रोजगार दिए हैं, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा लगभग 1.5 लाख करोड़ का जो किसानों का गन्ना भुगतान था वो किया गया। 29 चीनी मिलों को फिर से चालू करवाया गया जो समाजवादी पार्टी और बसपा के शासनकाल के दौरान बंद हुई थी। यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह डाला कि समाजवादी पार्टी जो है उसने पुलिस को सिर्फ व्यक्तिगत रूप से अपने फायदे के लिए यूज़ किया अपने शासनकाल में, लेकिन हमने पारदर्शिता दिखाई नौकरियों में भी, और पुलिस जो है उसको उसके अधिकार जो थे वो दिए कि पुलिस खुले मन से कार्रवाई अपराधियों पर कर पाए। उन्होंने एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हत्याएं कम हुई हैं, डकैती कम हुई हैं, बलात्कार कम हुए हैं, और साथ ही साथ जो डिफरेंस था उसका परसेंटेज भी रखा। कुल मिलाकर के अपने शासनकाल को उन्होंने बेहतरीन बताने की कोशिश की है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है जिसमें कांग्रेस से हमारे साथ विकास तिवारी है। आपका स्वागत है विकास। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ेंगे, हमारे साथ केसी जैन जुड़ेंगे थोड़ी देर में, और हमारे साथ आपको बताएं केसी जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है केसी जैन जी। हमारे साथ थोड़ी देर में SK आपको बताएं मेहंदी जी जुड़ेंगे जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं। पहला सवाल मेरा केसी जैन से है। केसी जैन जी, अगर इतना काम किया है तो फिर जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनको यूपी में आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अन्य राज्यों में जाइए, 5 राज्यों में चुनाव है। देखिए, जब ये चुनावी समर है जी, और हमें लगता है अभी तक जो एक परंपरा चली आ रही थी जी कि बुलेट के दम पर या डरा धमका करके, या अभी भी आप देखिए तमाम सारे वक्तव्य आ रहे हैं कि चर्बी चढ़ गई है, चर्बी उतार देंगे और बदला लेंगे, बस कुछ दिनों की दूरी है, कुछ समय बताया। हमें लगता है कि जो वोट जनता से वोट की जो अपील करने का तरीका है वो ये तरीका बिल्कुल जनता के बीच में जाकर के अगर एक शालीनता से अपनी बात को रख करके अगर वोट को मांगा जा रहा है तो हमें लगता है एक श्रेष्ठ जो एक संवैधानिक तरीका है वो यही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई भी हो, लेकिन वो इस संवैधानिक तरीके का पालन कर रहे हैं जो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव में जाते समय जो अधिकार देते हैं, जो प्रक्रिया है चुनाव में जाने की, हम उसका पालन कर रहे हैं, ना कि डरा धमका करके और बदले की भावना बता करके या जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करके वोट लेने की जो परंपरा और होड़ है, वो खास करके जातिवाद के आधार पे जो पार्टियां जिस प्रकार से काम करती हैं और वोट लेने का प्रयास करती हैं, हमें लगता है कि अगर बड़ा छोटा छोड़ करके अगर पार्टी का, देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक चीज और भी है, यहाँ पे कोई भी नेता है पहले वो कार्यकर्ता है पार्टी का, उसके बाद में वो बड़ा नेता छोटा नेता है। तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में
अन्य पार्टियों से सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि जहां अन्य पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि हमारे बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, ये तो नामांकन तक नहीं करेंगे, पब्लिक में जाकर के चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, ये तो पूरी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, इनके कंधों पे भार है, इनके कंधों पे जिम्मेदारी है। इससे इतर भारतीय जनता पार्टी में अभी आप देखिए, इसके पहले जब उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में जो एमएलए, एमएलसी, विधायक, मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, वो एक एक बूथ की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो चुनाव में जाना और चुनाव में जाते समय अगर पार्टी लीडर ये सोच लेंगे हम बड़े नेता हैं, हम क्यों जाएं, तब तो फिर राजनीति हो चुकी और तब तो जनता का जो नेतृत्व भी हो चुका। मैं विकास तिवारी के पास आना चाहूंगा, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैनल में। विकास तिवारी जी, आप लोग कहते थे कि विकास की बात बीजेपी नहीं कर रही है, बीजेपी अन्य चीजों की बात करे, असल मुद्दों पर बात नहीं करे। आज तो विकास का एक तरीके से पिटारा ही खोल दिया कि हमने क्या क्या विकास कराया इन 5 सालों में। वो 70 साल और 5 साल में तुलना करने लगे। जवाब है आपके पास? बिल्कुल जी। योगी जी ने जो भी अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है, उसमें जिस विकास की ये बात करते हैं उससे इतर विकास है। आप जब उत्तर प्रदेश में घूमेंगे तो देखेंगे जो इन्होंने विकास की बात की है वो 75 जिलों में इनके बीजेपी के मुख्यालय में आपको विकास दिखाई पड़ेगा। जिस पुलिस प्रशासन में ये भर्ती की बात करते हैं तो उस पुलिस प्रशासन के कारनामे से आप इनका विकास दिखाई पड़ेगा। आप भूलेंगे नहीं वो गोरखपुर की घटना जिसमें कैसे पुलिस वालों ने कानपुर के एक व्यापारी की पीट कर हत्या कर दी। आप भूलेंगे नहीं उस कप्तान माड़ीलाल पाटीदार को महोबा के, जिसको अभी तक इनकी पुलिस ढूंढ नहीं पाई है, जिसके ऊपर खनन माफिया का आरोप है। नहीं तो उन्होंने कहा ना, एनसीआरबी का है, उन्होंने एक रिकॉर्ड पेश किया आपके सामने। डाटा देखिए, नहीं डाटा तो सब शासन प्रशासन के हाथ में होता है। आप बताइए कानपुर निकाल सकते? मैं नेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके इसकी बात कर रहा हूँ ना कि कितने लोग जाते हैं जिनकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। आंकड़े तो आप उसी से उठाएंगे ना, एफआईआर से। आप इससे इतर तो आपके पास आंकड़े उठाने का कोई तरीका तो है नहीं। आप जब आपके पास एक महिला, आप बताइए, मैं आपको बताता हूँ कानपुर शहर के अंदर चकेरी में आप प्रतिदिन उसके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि वहां पर लोग जाते हैं, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। अच्छा। लोगों को आत्मदाह तक के लिए मजबूर होना पड़ता है। जाते हैं महिलाएं तो महिलाओं के चरित्र के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है। यदि महिला के साथ में किसी पुरुष ने कोई बदतमीजी की, धोखे में रखे, तो इनके ही थाना अध्यक्ष, इनके ही चौकी प्रभारी जो लोग हैं वो महिला के चरित्र के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। कोई व्यक्ति किसी का गुमशुदा हो जाता है, संजीत यादव हत्याकांड, आप देखिए कैसे इनके बड़े बड़े डीएसपी तक इसमें इन्वॉल्व हैं और आज तक इसकी जांच पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर इनके विकास का पिटारा खोलना है तो आप देखिए जाके गंगा में, कोरोना में जो इन्होंने किया। मैं नहीं खोल रहा हूं, उन्होंने खुद अपना रिपोर्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये एक तरफा विकास बता रहे हैं। ये एक तरफा विकास, उनकी अपराधियों की तरफ 2046 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी जब्त की गई है और उस पर जो है गरीबों के लिए मकान की भी तो बात करिए। आप इसमें इनके विधायक जो हैं ये उन्नाव से, मान ली, इनकी भी तो बात करिए जो महिला के साथ रेप केस में बंद हैं, कुलदीप सेंगर जी की। आप बात करिए अशोक चंदेल जी की। आप बात करिए धनंजय सिंह जी की, जो इनका सजा, जो जिसके ऊपर इनामी है और वो क्रिकेट खेलता है पुलिस के साथ फ्रेंडली मैच और ये कुछ नहीं करते हैं उसके साथ में। आप बात करिए पुलिस की इनके, आप देखिए किस तरीके से जिन भर्तियों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का तो मेरे लगता है इनका मूल मंत्र यही है कि इनको भर्तियां करनी नहीं है। क्यों? चूंकि यदि सबके हाथ में रोजगार आ जाएगा तो 1.5 लाख भर्तियां की उन्होंने, 1.5 लाख। अभी खुद माननीय योगी जी खुद अपने मुंह से कहते हैं 22 करोड़ की जनता का ये प्रदेश है और 1.5 करोड़ की भर्तियां उसमें क्या है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान काम करती हैं। कितना बच्चा परेशान है, टीईटी का पेपर ये लीक करा देते हैं। तो बाकी परिवार हुए ना साहब, आप ये भी तो समझिए। नहीं, आप ये भी वही मैं कहना चाहता हूं कि आप इसके अलावा क्या जितनी भर्तियां, जितनी भर्तियां ये बता रहे हैं और जितनी भर्तियां देने का इन्होंने वादा किया है उसमें देखिए कितनी तारतम्यता है जी। यदि आप उस तारतम्यता को उठा के देखेंगे तो इनके रिपोर्ट कार्ड पे बताइए। आप ये बताएं कोरोना काल में इन्होंने कैसे, जो इनको तो आजादी के बाद में तो WHO ने भी कहा इनकी सराहना की। किनकी सराहना की है? सराहना की इनके आंकड़ों पे। मैं व्यक्तिगत मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद मैं कानपुर के आंकड़ों की ही बाजीगरी है। एक्चुअल बीजेपी का मेन खेल ही आंकड़ों की बाजीगरी का है। और जब इनके आंकड़े कहीं मिसयूज करने होते हैं, सबसे अच्छा इनके पास काम होता है आधार वर्ष बदल लेते हैं। अर्थशास्त्र के ये जादूगर, आंकड़ों के यही जादूगर है। इनको बेस ईयर बदलने में महारत हासिल है। जी आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास आना चाहूंगा। जादूगर हैं आप आंकड़ों के। देखिए आदित्य जी, समस्या ये है कि कहते हैं ना कि जैसा अपना चेहरा होगा तो शीशे में वही तस्वीर दिखाई देगी, कुछ और नहीं। अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस आईने में अपने आप को देखने का प्रयास कर। दरअसल भारत देश में 70 साल तक जिस प्रकार से आंकड़े पेश करते रहे ये लोग, लेकिन ये कहते हैं कि गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटाए, गरीबों को उन्होंने सीधे सीधे हटाने का काम किया।
तो वैसे लेकिन कल तो राहुल गांधी कह रहे थे कि अब तो भारत दो हिस्सों में बट गया है, गरीब भारत है, बजट में देख लीजिए सर, इन्हीं के बजट में आदित्य जी देख लीजिए कि कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, जो हमसे कहते हैं ना गरीबी हटाओ, ये खुद देख लें अपने आंकड़े। विकास जी देखिए, ऐसे बोलेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, कैसी जैन जी डिस्टर्ब होगा जी। और मुझे लगता है लाखों लाख दर्शक जो चैनल को सीधे देख रहे हैं वो बात भी उन तक नहीं पहुंच पाएगी, ना आपकी ना मेरी, तो अपनी अपनी बारी बोलेंगे तो बढ़िया बातचीत होगी। ठीक है जी। तो आदित्य जी देखिए, कांग्रेस लंबे शासन किया देश में, और देश में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का उपभोग करने के लिए है। श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि हम जब 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा जनता तक पहुंचता है। ये चीज जानने के बाद में भी, और ये भी कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आईटी में रिफॉर्म्स और आईटी में जो टेक्नोलॉजी को लेकर के आए स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी लेकर के आए, उसके बाद में भी उन्होंने इस तरीके की कोई भी फुलप्रूफ व्यवस्था क्यों नहीं की कि कम से कम जो पैसा जनता तक वो भेज रहे हैं, जनता के डेवलपमेंट के लिए भेज रहे हैं, वो पैसा उन तक पहुंचे। आज अगर केंद्र की सरकार, मैं नहीं कह रहा हूं मोदी जी भेज रहे हैं, अगर आज केंद्र की सरकार किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए वार्षिक भेज रही है, तो वो सीधे उनके अकाउंट में पहुंच रहा है। और ये भी मैं आपको बताऊं आदित्य जी, अगर 1-2 बीघे भी किसी के पास काश्तकारी है और उस 2 बीघे में घर के 10 लोग काश्तकार हैं, 10 लोग उसके ज्वाइंट अकाउंट में है, तो 10 लोगों के अकाउंट में 6,000 रुपए आ रहा है, यानी कि 60,000 रुपए आ रहा है 2 बीघे के ऊपर एक घर में। ये सच्चाई है, ये जमीनी स्तर का डाटा है, कोई हवाई बातें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो जो लोग डाटा से पेश करते रहे उनको ये डाटा नहीं दिखाई दे रहा है। जो 50 लाख आवास दिए गए, जिनको 50 ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ केसी जैन जी, मैं आपके पास आऊंगा। 30 सेकंड लूंगा, 30 सेकंड जी, मैं आपके पास आता हूँ। डाटे में मैं 2-3 डाटा के बारे में बता दूं बस। तो जो जैसे 50 लाख आवास की बात हो रही, तो क्या ये हवाई बातें? जिनको आवास मिले हैं, जिन लोगों को आवास मिले, जिन लोगों को हम घर घर जा करके इस चुनावी बेला में जाकर उनका हम सम्मान भी कर रहे हैं कि आप पात्र बने, आप लाभार्थी हैं। लाभार्थियों की भी तस्वीरें आ रही हैं इस चुनाव में, हम लोग उनके घर जा रहे हैं कि आप गरीब थे, आपका पक्का मकान बन गया, किसी प्रधान ने, किसी डीडीओ ने, किसी बीडीओ ने, किसी ग्राम पंचायत ने आपसे इसमें पैसा तो नहीं लिया, तो बताते नहीं भैया 1 रुपया कहीं नहीं देना पड़ा, हमारा मकान बन गया। तो जिनको लाभ मिला वो क्या हवाई बातें? जिनको आयुष कार्ड मिला, जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, जिनको 5 लाख रुपए तो कुल मिलाकर के बीजेपी जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड पेश करी, केसी जैन भी उसी की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि ये इतने लाख घर दिए और ये चीजें हमने जनता के लिए की हैं, विकास किया है जनता के लिए इस 5 साल में। इसी पर लगातार चर्चा जारी है। आप देखते रहिए सीधा सवाल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए सीधा सवाल। कर रहे हैं सीधा सवाल में योगी का रिपोर्ट कार्ड की क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड में था, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। केसी जैन जी हैं बीजेपी से, विकास तिवारी हैं माफ कीजिएगा कांग्रेस से। मैं आना चाहूंगा विकास तिवारी आपके पास, ये बताइए अब इस रिपोर्ट कार्ड के बाद विपक्षी दल जितने हैं उनके पास क्या कुछ बचता है? क्योंकि इस रिपोर्ट कार्ड के बाद कहीं ना कहीं जो जनता जनार्दन है, जिसको फैसला लेना है, उनके जहन में ये बात तो आई होगी कि बीजेपी ने विकास किया है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मैं इसी बात पर आना चाह रहा था कि विपक्षी दलों से पहले तो जनता इनको जवाब दे ही रही है। हाँ जी, और इनका जवाब दिख रहा है। खुद इनके उप मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपने चुनावी क्षेत्र से रातू में जाते हैं और कैसे उनके खिलाफ नारेबाजी होती है और उनको वहां से वापस जाने को मजबूर करते हैं। ये केवल इनके उप मुख्यमंत्री का हाल नहीं है, ये इनके कई विधायकों का भी यही हाल है। अच्छा। तमाम विधायक इनके जो हैं वो आज अपने क्षेत्रों में जाने से डर रहे हैं। ठीक है। यदि इनका रिपोर्ट कार्ड इतना ही साफ सुथरा है, यदि इन्होंने इतना ही विकास किया है, तो मैं तो यही चाहता हूं कि इनको इतना परेशान होने की आवश्यकता क्या है। जिस तरीके से ये बड़ी बड़ी LCD लगाकर क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, 10-10, 20-20 गाड़ियों से घूम रहे हैं, खूब पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, तब कहीं पर चुनाव आयोग को बार बार हम लोग को पत्र लिखना पड़ रहा है कि इनके खिलाफ नहीं। लेकिन बाकी कोई भी दल यदि कहीं कोई काम करता है तो तुरंत उसके खिलाफ चुनाव आयोग में कार्रवाई शुरू हो जाती है। ठीक है, मैं इनकी अगली बात करना चाहता हूं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जिस विकास की ये बात करते हैं वो धरातल पे कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब इनसे बात करेंगे, अभी अगले पर आ जाएंगे, तुरंत ये अयोध्या मुद्दा शुरू कर देंगे, ये काशी मुद्दा शुरू कर देंगे। एक पुराना दोहा है बहुत अच्छा कि भूखे भजन न होए गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। जब व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होगा, जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, वो बताइए इन मंदिरों में जाके वो क्या करेगा? भगवान है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, श्रद्धा अपनी जगह है।
और ये मुद्दा अलग है दोनों। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे ना कि रोजगार के मुद्दे पर कोई भी बातचीत नहीं होती है। जब बातचीत होगी तो बीजेपी के साथ में कहीं ना बात रोजगार की भी आज उन्होंने बात की कि उन्होंने 5 साल में कितने रोजगार मैं बता रहा हूं आपको। अभी देखिए, इन्हीं के एक आईपीएस ने इन्हीं के ऊपर आरोप लगाया था, ये सपा के ऊपर आरोप लगाते हैं कि सपा में पोस्टिंग के ऊपर पैसा चलता है। इनके आईपीएस ने खुद इनके ऊपर आरोप लगाया कि इनके यहाँ तो कप्तान की पोस्टिंग में धांधलेबाजी होती है। पशुधन घोटाले के मामले में देखिए, इनके 2 बड़े बड़े अधिकारी फंसे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और मुद्दे इनके बताता हूं। आप लखीमपुर खीरी वाला कांड देख लीजिए, कैसे किसान आंदोलन के ऊपर इनके लोग गाड़ियां चढ़ाते हैं। यदि ये इतना ही अच्छा इनका रिपोर्ट कार्ड है। 2 मिनट केसी जैन जी, मैं देखिए आपके में शांत हो गया था, मेरी बात सुन लीजिए। आ रहा हूं केसी जैन जी आपके पास। मैं जवाब दे दूं। अभी आप काउंटर करिएगा सर, मेरी बात पूरी हो जाने दी, आप काउंटर करिएगा। ठीक है, मैं जितनी भी चीजें कह रहा हूँ, व्यापारी सरकारी किसी का दिक्कत नहीं होता है, और तमाम सारे आईएएस अधिकारी रिटायर्ड होने के बाद में विभिन्न पार्टियों को ज्वाइन करते हैं। अभी कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया, कई लोगों ने सपा को ज्वाइन किया, इसके पहले लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। यही मैं आपसे कहना यही तो कहना चाह रहा हूँ कि सर आपका रिपोर्ट कार्ड इतना अच्छा, तो उन्हीं चेहरों पे आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जब आपका रिपोर्ट कार्ड इतना अच्छा है, इसका मतलब आपके सारे सिटिंग विधायकों ने बहुत अच्छा काम किया है, योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आप उन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आपको नए नए मुद्दे लाने के लिए भगवान के नाम की सहारा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप विकास पे बात करिए ना, आप विकास पे बात नहीं कर पाते हैं। जब विकास की बात होती है आपके सामने हाथरस, कैसे आप एक लड़की का संस्कृति, उसकी सारी पूरी संस्कृति का धज्जियां उड़ाते हुए उसका रात में अंतिम संस्कार कराते हैं। कैसे आपके पुलिस वाले एक व्यापारी को, जो अपने व्यापारी खोज में गोरखपुर जाता है, आप डंडे की चोट पर उसको मार मार के पीट के मार डालते हैं। लखीमपुर खंड में आपका मिनिस्टर का बेटा एसआईटी की जांच में सब कुछ सामने आ चुका है, उस पर आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। माड़ीलाल पाटीदार, आप मुझे बताइए, आप माड़ीलाल पाटीदार कहां पर है? आपका पाटीदार कहाँ पर है? विकास जवाब ले लेते हैं। ठीक है केसी जैन जी, समाजवादी पार्टी से इस पर बात करिए, जवाब दीजिए। आपने गठबंधन किया था, लखीमपुर की जो घटना हुई थी, गठबंधन राजनीतिक स्टैंड है, गठबंधन से कोई लेना नहीं है। आप नहीं कर रहे हैं गठबंधन, आप नहीं कर रहे हैं क्या? एनडीए नहीं बनी थी क्या? पूछा कितनी नौकरियां दी थी? किसको? समाजवादी पार्टी से आपने पूछा था जनता को कितनी नौकरी? अरे आप बताइए, सत्ता में आप है, रिपोर्ट कार्ड आपका आ रहा है, बात आज ही करते हैं, आप 5 साल पीछे क्यों चले जाते हैं? आज की बात करिए ना, वर्तमान की बात करिए। आप क्या देख रहे हैं, मुझे इसके बात करिए। आप नहीं बताएंगे मुझे किससे क्या पूछना, आप कतई नहीं बताएंगे मुझे किससे क्या पूछना। विकास जी, केसी जैन को पूरा कर लें, 4,80,000 मौका मिलेगा, बराबर मौका मिलेगा। 4,80,000 नौकरियां हमने उत्तर प्रदेश में दी, और पिछली समाजवादी पार्टी ने 2,40,000 नौकरियां दी। अब बताइए, आप जिसके साथ आप गठबंधन किए थे, जिसने 10 साल तक आपको समर्थन दिया, उससे आपने नहीं पूछा गठबंधन करने से पहले कि ये बेरोजगारी क्यों है? और हमने जब 4,80,000 नौकरियां दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। संविदा पे नौकरी रखने का 5 साल की संविदा पे नौकरी रखने का प्रावधान भी आप ही की सरकार लेके आ रही है। 5 साल संविदा पर रखने का प्रावधान। जिस तरीके से आप लोग निजीकरण करते जा रहे हैं, आप बताइए कहाँ रहेगा देश? क्या छोड़ेंगे आप बार बार दुआई देते हैं 70 साल में ये नहीं किया, जो हमने 70 साल में बनाया उसी को बेच के आज आप अपने दोस्तों की जेब भर रहे हैं। जो हम लोगों ने 70 साल में बना के खड़ा किया देश को, उसी को आप बेच के सभी नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां कहाँ हैं? विकास जी आता हूँ 70 साल तक जो 2G घोटाला, इंस्पेक्टर घोटाला, जीजाजी घोटाला, कोयला घोटाला, बिल्कुल अभी अपने पे बात करिए, अभी आप अपने पे वो सवाल कर रही है, तो खुद घोटालों में डूबी पार्टी 70 साल तक कहा गरीबी खत्म हो जाए। 70 साल में स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल आवंटन घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, इन्हीं सारे मुद्दों पर, महंगाई पर आप केंद्र में आए। आप 70 साल तक क्या करते रहे? और आज 6,000 हम 70 साल तक वही करते रहे जिसको आज आप बेच रहे हैं अपने दोस्तों को। 70 साल तक वही बात कर रहे हैं जिस स्टैंड पे खड़ा है माननीय मनमोहन सिंह द्वारा। ये राजीव गांधी जी का बयान था, 1 रुपया भेजते 16 पैसे जाता है, जबकि ये 16 पैसे भी नहीं जाता था। तो आपके प्रधानमंत्री भी उतनी ईमानदारी से बता देना कि अपने दोस्तों को किस आधार पे, आपके प्रधानमंत्री भी उतनी ईमानदारी से बताएं कि अपने दोस्तों को अडानी अंबानी की संपत्ति को कैसे बढ़ा रहे हैं वो। और इस वक्त हमारे साथ सपा प्रवक्ता दिग्विजय सिंह हमसे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मैं उनका रुख करना चाहूंगा। केसी जैन जी आपको रोकना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह है सपा प्रवक्ता, वो हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए सीधे। आता हूं केसी जैन जी आपके पास, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। दिग्विजय सिंह जी,
आज नमस्कार। जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश किया गया है। आप कह रहे थे कि असल मुद्दों से बीजेपी भाग रही है, विकास की बात नहीं करती। आज बीजेपी ने विकास की बात की है, रिपोर्ट कार्ड रखा है 5 साल में बीजेपी ने क्या कुछ किया है। आपकी प्रतिक्रिया, अब आप आगे क्या कुछ रणनीति लेकर आएंगे, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ जी, वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया कि शिक्षा मित्र की नौकरी मांगने जो नौजवान लखनऊ की सड़कों पर गया, उसको मारा पीटा गया। जो हमारी बहन गई जो गर्भवती थी, उसकी पुलिस की लात खाने से, बूट खाने से उनका गर्भपात हो गया। डीएड के, डीएड के, पीटीसी के जो नौजवान नौकरी मांगने लखनऊ की सड़कों की राजधानी की सड़कों पर पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी की सरकार ने नवाजा। और उसके बाद आज जो भी रिपोर्ट कार्ड वो दिखा रहे हो, हाँ, लेकिन हमने इस पूरे प्रदेश में उनकी लाठियों का रिपोर्ट कार्ड देखा है। हमने देखा है किस तरह से नहीं, वो आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं आपके कार्यकाल में 700 दंगे हुए। समझने वाली बात है। वो कह रहे हैं आपके माननीय एनसीआरबी का डाटा आप पढ़िए फिर। हाँ, एनसीआरबी उन्होंने उन्होंने उसी का ही हवाला देते हुए आंकड़े सामने प्रस्तुत किए। माननीय, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एनसीआरबी का डाटा पढ़ लीजिए अगर आपके पास रिकॉर्ड हो। 2012 से 17 और 17 से 19, 17 से 22 निकालिए रिकॉर्ड आप। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि कम हुआ है अपराध। आप निकालिए 2012 से 17, 12 से 17 का और 17 से 19 का सारे। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, योगी जी तो कह रहे हैं ना कम हुआ है। जारी करता, हम नहीं करते। तो उनकी बात नहीं मानेंगे। कहने से क्या होता है? एनसीआरबी का डाटा क्या कह रहा है? बेरोजगारी का डाटा क्या कह रहा है? आप बताइए किसानों के साथ क्या हो रहा है? 70 सालों में कभी वो तो कह रहे हैं लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए किसानों का बेटे ने जो भुगतान किया, 86,000 करोड़ रुपए उनका कर्ज था वो भी माफ किया। केंद्रीय बेटे के बेटे ने जो है किसानों पर गाड़ियां नहीं चलाई थी साहब। हाँ, गाड़ियां नहीं चलाई। ये 70 साल में कभी नहीं हुआ जी। 70 साल में कभी ये भी नहीं हुआ कि साहब तो किसान सड़कों पर, अब ठीक हो जाएगा, आप हमारी बात नहीं रखने दोगे। किसान जो है सड़कों पर मर जाएगा, कभी कोई नहीं नाम देने वाला रहा। नोटबंदी के समय जो लोग लाइनों में मर गए, उनके साथ क्या हुआ? जो लोग नोटबंदी के समय लाइनों में मरे, उनके लिए क्या हुआ? मैं आपसे बताता हूँ, कोरोना में बता रहे हैं, इनके मंत्री कहते हैं कि कोई ऑक्सीजन से नहीं मरा। आप बताइए, 500 से 1000 वीडियो में भेज सकता हूँ जिसमें किसी में बाप चीख रहा है, किसी में माँ चीख रही है, किसी में बेटा चीख रहा है, किसी में बेटी चीख रही है, कोई अपने पिता के लिए मांग रहा है, कोई औरत अपने पति के मुंह में सांस दे रही है। ऐसे वीडियो हमने देखे थे। गोरखपुर जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं, लेकिन वही दिग्विजय सिंह ये भी कह रहे हैं, योगी बाबा कह रहे हैं कि 551 उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाए उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारी बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ रिपोर्ट कार्ड कब दिखाएंगे? बेटी को पेट्रोल डाल के जला रहे थे, रिपोर्ट कार्ड कहाँ चला गया? कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे? मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन प्लांट पहले पहले बताओ कि दलित की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? केसी जैन जी, ये कहावत है, क्या बात है? बोलना चाहते हैं दिग्विजय सिंह नहीं बोल रहे। केसी जैन जी आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पर। दिग्विजय सिंह को सुन लीजिए। केसी जैन जी आप जवाब दे लीजिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। आपको पूरा मौका मिलेगा केसी जैन जी। पहले आप दिग्विजय सिंह को सुन लीजिए, हमसे मैं बात नहीं करता था। आपने कहा ऑक्सीजन प्लांट लगाया भाई? जैसे हमारे आपने कहाँ लगाया? अरे हटो भाई, 5 साल पहले तो समाजवादी सरकार, समाजवादी पार्टी में काम करते थे भाई। बैठे रहे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद करने वाले पार्टी कार्यालय जिंदाबाद करने, तो हमें लोग तुम बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो कुल मिलाकर के बुला लेते हो। ठीक है, दिग्विजय सिंह जी आपको पूरा मौका दिया गया। केसी जैन जी आपको नहीं बोलने दे रहे हैं। केसी जैन जी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज अभी शांत हो जाइए। दिग्विजय सिंह को अपनी पूरी बात रख लेने दीजिए। केसी जैन जी प्लीज सुन जाइए आप। इनका ऑडियो गिरा केसी जैन जी का। ऐसे क्या क्या कि पहले चाचा छोड़ के चले गए और जी दिग्विजय सिंह जी अपनी बात पूरी कीजिए। अपनी बात आप पूरी कीजिए दिग्विजय सिंह जी। चाचा पर आ गए, विकास गया, कहाँ गया विकास? चाचा आ गए, पाकिस्तान आ गया, यही सब आता है तुम लोगों के पास। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बता सकती कि उसने क्या किया। हमें बता रहे हो ऑक्सीजन प्लांट के क्या?
जो एम्बुलेंस चल रही थी वो समाजवादी पार्टी की चलाई हुई थी। जिन अस्पतालों में लोग एडमिट हो रहे थे उन अस्पतालों में से अस्पताल समाजवादी पार्टी के बनाए हुए थे। बताइए गोमती नगर में जो बच्चों का अस्पताल बना 500 बेड का, तो अस्पताल में एडमिट हो रहे थे। जो एम्बुलेंस ढो रही थी वो किसकी चलाई हुई थी? इतना बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट जो बना के रखा। तो आप ये कहना चाहते हैं कोरोना काल में योगी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया? किसने बनाया? कुछ नहीं किया। किसने बनाया अस्पताल? उन्होंने ये बताए ना, कि ये बताए इन्होंने जो एक जिले के रिपोर्ट कार्ड बताए, गोरखपुर में कौन सा अस्पताल बनाया? हाँ बताए ना हमको। वो तो ब्यौरा दे रहे हैं, उन्होंने कई चीजें बताई। बलरामपुर में, गोंडा में, श्रावस्ती में, बहराइच में बताया। चलिए अच्छा आप रुके रहिएगा, फोन लाइन में जवाब ले लेते हैं केसी जैन जी से। नहीं इनको ना बैठाओ, कोई अच्छे आदमी को बैठाया करो। ये अभी नहीं, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। दिग्विजय सिंह जी प्लीज। क्या हो रहा है? के बाद पार्टी बदल लेंगे भाई। ठीक है, अच्छा दिग्विजय जी आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए आपका शुक्रिया दिग्विजय सिंह। केसी जैन जी अब आप काउंटर कर सकते हैं, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। देखिए आदित्य जी अभी सवाल किया हाँ कि ऑक्सीजन से लोग मरे, हम देख रहे थे, हम फोटो भेज दें, हम फुटेज भेज दे। हाँ। अरे आप जो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं हाँ। इनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल कि ऑक्सीजन का एक भी प्लांट नहीं लगाया 5 साल तक। 5 साल तक आपकी सरकार रही तो क्या हॉस्पिटलों में सिर्फ कोरोना काल में ही ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी? क्या इससे पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी? तो ये विचार करना चाहिए था कि जितने हॉस्पिटल थे जो प्रदेश था, प्रदेश के हर जिले को बीमारू राज्य बना दिया। इनके समय में तो ये भी तस्वीरें आती थी कि प्लास्टर तक नहीं चल पाता था। प्लास्टर तक के लिए पट्टी और पीओपी और सारी चीजें बाहर से हॉस्पिटल से डॉक्टर मंगवाते थे, उसके बाद प्लास्टर चढ़ाते थे। सरकारी हॉस्पिटल में ये स्थिति थी। ये पैसा कहा जाता था हॉस्पिटल का जो प्लास्टर चढ़ाने तक का नहीं था। तमाम तस्वीरें आई, लगातार तस्वीरें आई, टीवी चैनलों पर उसमें डिबेट भी हुई। ये प्लास्टर देखिए कैसे चढ़ा रहे, वो ग्लूकोज की और एंटीबायोटिक की बोतलें स्टेशन नहीं होता था। ये भी तस्वीरें आई समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में कि बच्चे को साइकिल के ऊपर लाद करके, बच्चे को आप अपने कंधे पे डेड बॉडी को लाद करके 10-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल जा रहा है। तो आप कहते हमने एम्बुलेंस बहुत अच्छी चलाई थी, आप डेड बॉडी तक घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो जो लोग, जिन लोगों के समय में हॉस्पिटल की इतनी खराब व्यवस्था थी, वो कोरोना काल पे सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 23 करोड़ आबादी, 24 करोड़ आबादी, और उसके बाद में महाराष्ट्र में उसकी 1/4 आबादी नहीं है। उसके बाद में भी उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कितने अच्छे से मैनेज किया। 3 बार वो सक्सेस हुए, 3 बार हुए, फिर भी पब्लिक के बीच में क्या डर नहीं। और हमारे कई सारे मंत्री, कई सारे विधायक, हमारे इसी लखनऊ के एक विधायक थे और उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया, लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था करते थे। उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ जी नहीं डरे, वो जनता के बीच में गए, पब्लिक के बीच में बैटिंग करते रहे, सवाल खड़ा कर रहे। ठीक है विकास तिवारी जी, इन्होंने जो बातें कही हैं, कुछ चीजें तो धरातल पर दिखी हैं। मैं भी गया हूं, मैंने भी देखा है, स्थितियां अच्छी हुई हैं, सुविधाएं अच्छी हुई हैं अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, लेकिन अभी आगे बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे में आप भी चुनावी मैदान में हैं, आपके पास रोड मैप क्या है? रोड मैप, पहली चीज मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ, जैसा ये खूब चारों तरफ एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्चा करके ढिंडोरा पीट रहे हैं फ्री वैक्सीनेशन का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आदित्य जी, शायद आपके भी बाजू पर एक निशान होगा बड़ा सा जी, पहले वैक्सीनेशन सबके होता है, मेरे भी है, आपके भी है। और ये वैक्सीनेशन कांग्रेस की सरकार शुरू से दे रही है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इनकी तरह कभी भी किसी चीज की इतनी पब्लिसिटी नहीं, मार्केटिंग नहीं की, इतनी मार्केटिंग नहीं की जितनी ये करते हैं। फ्री का राशन, प्रधानमंत्री के नाम पे किसान सम्मान निधि। मैं कहता हूं क्यों आप किसी को फ्री में पैसा दे रहे हैं? लोगों को रोजगार चाहिए। फ्री की राजनीति आपकी जो महासचिव हैं और यूपी प्रभारी हैं प्रियंका गांधी, वो भी कर रही हैं। आपने बताइए क्या क्या फ्री देने का वादा कर दिया? मैं महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही है, मैं सबके महिला सशक्तिकरण पे बात के नाम पर, महिला सशक्तिकरण पे बाद में, जिसके ऊपर ये देखिए आधी आबादी है देश की, ठीक है, जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, उसके ऊपर माननीय प्रियंका गांधी ने सीधे स्टेप उठाया। और माननीय प्रियंका गांधी के उसी के ऊपर पहल है। आप इनके राज में, तो मैंने बताया ना आपसे, अभी जैसे ये बता रहे क्या आधी आबादी पे ध्यान नहीं दे रही, आप ये कह रहे हैं? आप बताइए इनके पास में कौन से रोड मैप प्लान है?
क्या देना चाहते हैं? जितना ये देते नहीं उससे ज्यादा, उससे जितना इन्होंने पैसा करोड़ों रुपए इस पे एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया, जो अभी ये आरोप लगा रहा समाजवादी पार्टी पे, खुद इनके पास 3 साल का समय था। 2020 में जब कोरोना काल आया, उससे पहले इंटरनेशनल मीडिया ने, इंटरनेशनल हेल्थ, WHO ने, सभी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि कोरोना की सेकंड वेव में ऑक्सीजन की कमी होगी जबरदस्त तरीके से। इन्होंने क्या किया सर? देखिए, शांत हो जाए केसी जैन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप सुन लीजिए धैर्य से सुनने के। देखिए, आप सत्ता पक्ष में सुनने की क्षमता रखिए, जब आप सुनेंगे तभी काम कर पाएंगे। सत्ता पक्ष में मैं बता रहा हूं आपको, कोरोना काल में गंगा में जब लाशें उतरा रही थी तो कैसे आपने दफन किया है? ये गंगा मैया ने आपके राज खोले हैं। जो बालुओं में लाशें दफन की थी, योगी बाबा ने अपना रिपोर्ट कार्ड बचाने के लिए गंगा मैया ने क्लियर किया है। आपने कितने, आप बताइए, आप उनके लिए कहते हैं, आप भूल गए उस बच्ची के छाले, आप वो भूल गए वो बच्ची जो सूटकेस पे लद के जा रही थी। आपने क्या व्यवस्थाएं की थी? यदि इस देश के लोग, इस प्रदेश के लोग इतने जागरूक ना होते, यदि उनमें मानवता जिंदा ना होती, तो इस कोरोना काल में आपको दिखाई पड़ता कितनी दिक्कत हुई है। लोगों ने टेंट लगा के, लोगों ने अपने पैसे से, आपके जनप्रतिनिधि तो गायब दिख रहे थे, आपके जनप्रतिनिधि तो अपने घर में बैठे हुए थे। किस चीज की बात करते हैं बताइए? कहां पे आपके जनप्रतिनिधि दिखाई पड़ रहे थे? ये इस देश की जनता है, ये इस देश का संस्कार है, जिन लोगों ने मानवता जिंदा रखते हुए लोगों को पहुंचाई। आप तो ट्रेनें तक टाइम से नहीं पहुंचा पाए, खाली पड़े ट्रैक पे ट्रेनें नहीं पहुंच रही थी सर, खाली पड़े ट्रैक पे। और जिस रोजगार की बात करते हैं, मुझे बताइए केसी जैन जी, जो लोग पलायन करके इस कोरोना काल में महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश आए थे, क्या आपने उनको रोजगार दे दिया? वो रुके रहे आपके प्रदेश में? आप बताइए ना मुझे इसके ऊपर। जो लोग वहां से कोरोना काल में अपना रोजगार छोड़ के आए थे, आपने उनके लिए क्या किया? केसी जैन जी जवाब दीजिए इसका। 40 लाख लोगों के नए राशन कार्ड बने उत्तर प्रदेश में, 40 लाख नए राशन कार्ड बने। ये सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे बड़ा डाटा। आप यही चाहते हैं कि आप फ्री का राशन दे के लोगों के घर में पहुंचा के बीजेपी का झंडा उठा लें? आपको रुकना पड़ेगा। उनके अकाउंट में 1-1 हजार रुपए भेजे गए, और ये भाग के कहां से आए, कहां से भगाया गया? दिल्ली और महाराष्ट्र से भगाया गया। क्या आप ये सुविधाएं वहां नहीं दे सकते थे? महाराष्ट्र में नहीं दे सकते थे? आपके महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश की जनता पालती पोसती है, बड़ा करती है। वहां के कारखानों में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। और उसके बाद में जब कोई आफत आई, जब कोई समस्या आई, तब उनको आपने डंडा मार के वहां से खदेड़ दिया। क्यों खदेड़ दिया आपने? इकोनॉमी जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा योगदान लेबर क्लास का उत्तर प्रदेश और बिहार से है। महाराष्ट्र में ये किसी से छुपा नहीं है, भारत देश के किसी भी बुद्धिजीवी से ये छुपा हुआ नहीं है। और उनके ऊपर जो समस्या आई, आफत आई, तो उनके पास जब खाने को नहीं था, जब कल कारखाने बंद हो गए कोरोना काल में, तो आपने उनको 30 सेकंड है आपके पास केसी जैन जी, जल्दी पूरा कीजिए। 30 सेकंड, अपनी बात पूरी कीजिए। जी 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 आदित्य जी, देखिए सिर्फ कोरोना काल तक की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आगे का रोड मैप क्या है, बहुत सारे काम करने। देखिए, अगर सारा काम एक सरकार में हो जाए तो अगली सरकार की आवश्यकता ही क्या है? अगर सारा काम एक सरकार में हो जाए तो फिर अगली सरकार की क्या आवश्यकता है? और हर सरकार का बजट पिछली सरकारों से 10 से 15 से 20% ज्यादा होता है। फिर इस पैसे की भी क्या आवश्यकता है? सारा काम अगर एक ही सरकार में हो जाए तो। लेकिन जो हमें इतना लंबा समय वक्त मिला भारत देश की आजादी के बाद से अब तक, वास्तव में जिस प्रकार से काम केंद्र की सरकार ने पिछले 8-10 सालों से किया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया, अगर इस तरीके से काम, जिस प्रकार से गुजरात की सरकार ने काम किया, गुजरात कहां से कहां आकर के खड़ा होगी? उसको रोल मॉडल हर एक प्रदेश मान रहा है, हर एक देश, पूरा देश मान रहा है उसको रोल मॉडल। तो अगर उस तरीके से काम हो, ये जाति, धर्म और पार्टी की राजनीति को छोड़ करके जो भी सत्ता में आए, वास्तव में जन कल्याण जी, मुझे वाइंड अप करना है, वक्त कम है, मुझे विकास जी को टाइम देना है। जी ठीक है, विकास तिवारी जी, आपकी जो पार्टी है वो यूपी में सत्ता से 32 साल से दूर है। जब से मंडल कमीशन लागू हुआ था उसके बाद से अभी तक आ नहीं पाई, सरकार नहीं बना पाई है। ठीक है, आगे चल के ऐसा भी चल रहा है कि पोस्ट पोल हो सकता है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है आपका चुनाव के बाद। ठीक है, सीटें बढ़ने पर शायद हो सकता है, उनको जरूरत पड़ने पर हो सकता है। ठीक है, ये विकासशील राज्य है, इसको विकसित राज्य कैसे किया जाएगा? कोई आपके जहन में कुछ चल रहा हो कि नहीं ऐसा करने से हम बहुत जल्दी इसको विकसित कर सकते हैं? क्योंकि आबादी के लिहाज से बड़ा राज्य है ये। बिल्कुल सर, माननीय प्रियंका गांधी द्वारा
जो अभी भर्ती विधान लागू किया गया है, यदि आप उसको डिटेल में देखेंगे तो और ये भी जरा बता दीजिएगा जी, जो आज का रिपोर्ट कार्ड था कितने नंबर देते हैं, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड वाकई में बहुत अच्छा पेश किया योगी सरकार ने। जी, हमारे साथ पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस रोड मैप की आप बात कर रहे हैं, तो माननीय प्रियंका गांधी द्वारा जो भी भर्ती विधान का फॉर्मेट तैयार किया गया है, उस अगर रूपरेखा पे आप जाएंगे, क्योंकि उसके लिए बोलने के लिए भी समय कम है, ठीक है, तो मैं आपको केवल शॉर्ट में उसके बारे में बता देता हूँ कि उसमें सभी लोगों के लिए, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, हर जगह पर, इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, हर एक मुद्दे पर प्रियंका गांधी जी ने उसको छुआ है और बताया है कि लोगों को कैसे रोजगार और देश में कैसे आगे उत्तर प्रदेश को हम नंबर 1 बनाएंगे। दूसरी बात आती है कि माननीय योगी आदित्यनाथ के रिपोर्ट कार्ड के ऊपर, तो मैं इनको मात्र 2 नंबर देता हूं 10 में से। जी, मैं बताना चाहता हूं इनको, क्योंकि इन्होंने क्या किया 5 साल में, इन्होंने भाषा की मर्यादा को तार-तार किया है, राजनीतिक शुचिता को नीचे पहुंचाया है। जिस तरीके से एक संसदीय पद पर बैठते हुए ये अब्बा जान, गर्मी निकाल देंगे, ठोक देंगे जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो राजनीतिक शुचिता को खत्म किया है इन्होंने। इसके अलावा कोरोना काल में इनका मिसमैनेजमेंट साफ दिखाई पड़ता है। इनके पुलिस द्वारा जो बेलगाम पुलिस है, वो सारी चीजें दिखाई पड़ती है। खुशी दुबे जैसी एक नाबालिग महिला को इन्होंने पिछले 2 साल से बंद कर रखा है। कहने के लिए सर बहुत कुछ है, अभी समय कम है, आप मानेंगे नहीं, बीच बीच में टोकते रहेंगे। केसी जैन जी, बीजेपी को सुनने की आदत नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। जुड़ने के लिए पंजाब में पालिए, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए, आप भी देखिएगा जाके वहाँ पे। आपका भी शुक्रिया केसी जैन जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड था उसके बारे में बोलने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए विकास जी आपका भी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सीधा सवाल में आज रिपोर्ट कार्ड पे हमने बात की जो योगी जी ने रखा। योगी जी ने बहुत सरल तरीके से इस रिपोर्ट कार्ड को रखा और आगे का जो रोड मैप है उसकी भी वो तैयारी करके बैठे हैं। हालांकि सभी दल तैयारी करके बैठे हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं तो फिर वो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन किया है योगी जी ने पिछली सरकारों से, उसमें कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये काफी बेहतर देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि पिछले साल जो कोरोना काल बीता है 2 सालों में, उसके बाद आगे इस चुनाव के बाद सरकार किसकी बनती है वो फैसला 10 मार्च को होगा, उसके बाद मालूम चलेगा। लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनको उनके मन को कहीं प्रभावित जरूर करेगा। सीधा सवाल में आज इतना ही। आप देखते रहिए JMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News।